यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये चैप्टर देख रहे हैं, इसमें शॉर्ट आंसर के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लिस्ट द स्टेप्स यू वुड फॉलो यूजिंग अ फंक्शन, आंसर योर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो फंक्शन यूज करने से पहले तीन चीजें आपको देखनी पड़ेगी। सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन, ताकि आप बता सके प्रोग्राम को कि ये फंक्शन कुछ आने वाला है, ये फंक्शन इंटरफेस है हमारा। फंक्शन डेफिनेशन, ताकि आप बता सके प्रोग्राम को कि क्या और कैसे फंक्शन काम करने वाला है। और तीसरा होता है फंक्शन कॉल, ताकि आप फंक्शन को कॉल कर सके, इन्वोक कर सके। जैसे यहाँ पर आपने एक सम फंक्शन लिखा जिसमें आप a और b इंटीजर वेरिएबल आप डालना चाहते हैं, रिटर्न में आप इंटीजर लेना चाहते हैं। ये पहली लाइन जो है इसको हम कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। दूसरा, आप जो यहाँ से यहाँ तक का कोड देख रहे हैं उसमें आप फंक्शन डेफिनेशन देख रहे हैं, यानी कि ये जो फंक्शन ऊपर आपने देखा, इसका प्रोटोटाइप कहें या फंक्शन डिक्लेरेशन कहें, इसका फंक्शन डेफिनेशन हो रहा है। यानी कि ये करेगा क्या, ये रिटर्न a प्लस बी करेगा। मतलब इसके अंदर का जो यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक है, a लेंगे, b लेंगे और a प्लस बी करके रिटर्न कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद हम मेन में आते हैं। ये तीसरा जो आप देख रहे हैं ये है कॉलिंग। इसमें क्या हो रही है, कॉलिंग हो रही है, यानी कि आप मेन के अंदर आपने एक रिजल्ट, कोई भी इंटीजर वेरिएबल या कोई भी एक आइडेंटिफायर बनाया, और इस सम में ये 5 और 2, ये 5 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ और यहाँ 5 और 2 ऐड करके रिटर्न मिलेगा, यानी कि इंटीजर रिटर्न होगा। इस पूरे इसका मकसद ये है कि इंटीजर रिटर्न होने वाला है, और इंटीजर को हम किसी इंटीजर में लेंगे, इसलिए आरएस लिखा, ये फंक्शन कॉल हो गया, रिजल्ट आ गया। व्हाट इज द रोल ऑफ वॉइड कीवर्ड इन डिक्लेयरिंग फंक्शंस? वॉइड का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं के लिए वॉइड करते हैं। वॉइड डेटा ये बताता है, या वॉइड डेटा टाइप ये बताता है कि एम्प्टी वैल्यूज जो एम्प्टी है, अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं फंक्शन में, और फंक्शन में आपने खुद सारा काम कर लिया है, आप कुछ रिटर्न नहीं करना चाहते, तो आप क्या लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे। तो जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं उनके सामने कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो इसलिए वॉइड इन्होंने किया, सी प्लस प्लस बनाने वालों ने। यहाँ फंक्शन नेम होता है या पैरामीटर लिस्ट होती है, यहाँ पर वॉइड होता है। तो जो फंक्शन जो इसके जो कोई इनपुट ही नहीं मांग रहे हैं, जिनके लिए हमको पैरामीटर नहीं देने पड़ते हैं, वहां अंदर यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉइड लिख देंगे। तो वॉइड जब रिटर्न कुछ नहीं कर रहा हो फंक्शन, और वॉइड यहाँ पर जब फंक्शन कोई भी पैरामीटर, जो पैरामीटर है वो ना ले रहा। डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप्स इन C++ यूजिंग एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। तो अलग अलग स्टाइल्स हैं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग के, सो कैसे करते हैं। तो जनरल फॉर्म है फंक्शन प्रोटोटाइपिंग का, बड़ा इजी है, फंक्शन का नाम यहाँ पर आएगा, ये फंक्शन का नाम है। उसके बाद ये इसकी पैरामीटर लिस्ट है, ब्रैकेट में जो जो पैरामीटर्स आएंगे, जैसे भी हमने सम में इंट a इंट b देखा था। यहाँ पर टाइप है, जब ये काम हो जाएगा तो ये रिटर्न जिस टाइप में करेगा, जिस डेटा टाइप में करेगा, वो यहाँ पर है। अब फंक्शन प्रोटोटाइप जो नाम है उसके आर्गुमेंट के, वो ऑप्शनल है, चाहे आप लिखें चाहे ना लिखें। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं फंक्शन प्रोटोटाइप के। जैसे आप यहाँ पर देते हैं वॉल्यूम, एक फंक्शन हमने लिखा वॉल्यूम, इसमें इंट a इंट b इंट a फ्लोट b फ्लोट c दिया आपने, फ्लोट टाइप का रिटर्न है। एरिया लिखा आपने आके फ्लोट फ्लोट कर दिया, तो यहाँ कोई जरूरत नहीं, जब आप डिक्लेरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर कोई a या b देने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको अपने आप ये ले लेगा। दूसरा ये है कि आप यहाँ पर एक वेरिएबल दे रहे हैं, यहाँ पर डिफॉल्ट वेरिएबल दे रहे हैं, डिफॉल्ट वैल्यू उसको दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप कॉन्स्ट लेना चाहते हैं, या इंट a इंट b को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो प्रोग्राम में कहीं आप उसको चेंज नहीं होने देना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप कॉन्स्ट इंट a या कॉन्स्ट लगा सकते हैं इंट a इंट b के बीच में। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इंट a एक पैरामीटर भेज सकते हैं, रिटर्न टाइप आपका इंटीजर हो सकता है। What do you understand by default arguments and constant arguments? Write a short note on their usefulness. तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट आर्गुमेंट क्या होते हैं। तो C++ आपको अलाउ करता है कि आप असाइन कर सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू किसी फंक्शन पैरामीटर को। ये तब होगा जब आपका कोई भी वैल्यू जब पास कर रहे हैं फंक्शन में, और वो वहां पर आप वो वाली वैल्यू नहीं पास कर पा रहे। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक इंटरेस्ट आपने दिया, एक फंक्शन का नाम फ्लोट p इंट t और फ्लोट r इक्वल टू 0.10। अब यहाँ पर आपका जो फंक्शन है उसका नाम है इंटरेस्ट, इसमें p एक फ्लोट एक पैरामीटर है, t एक पैरामीटर है, एक r पैरामीटर है। बाई चांस आप फंक्शन जब कॉल करते हैं, और फंक्शन कॉल करने में आप केवल इस तरीके से कर देते हैं इंटरेस्ट, और ब्रैकेट में आप दो वैल्यू दे देते हैं, जैसे 2.3 और इंटीजर देना पड़ेगा यहाँ पर, तो 3 दे देते हैं, क्या 2 दे देते हैं, तीसरा देते ही नहीं है। तो तीसरा अगर देते नहीं तो क्या करेंगे, ये अपने आप इसकी वैल्यू डिफॉल्ट उठा लेगा 0.10 प्रोग्राम के अंदर।
तो कांस्टेंट आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि फंक्शन आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। डिफॉल्ट आर्गुमेंट तो समझ गए आप। कांस्टेंट आर्गुमेंट का मतलब होता है कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं जैसे पाई है या कोई कांस्टेंट है, कोई वैल्यू ऐसी जो चेंज नहीं होती है, तो उसके आगे कॉन्स्ट लगा दीजिए, कभी भी प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी। जैसे आपने इंट ए इंट बी यहाँ पर इसके आगे कॉन्स्ट लगा दिया। तो कांस्टेंट आर्गुमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से यूज होते हैं जब हम फंक्शंस को कॉल बाय रेफरेंस यूज करते हैं। हाउ इज कॉल बाय वैल्यू मेथड फंक्शन इन्वॉल्विंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉल बाय रेफरेंस मेथड। सवाल का मतलब ये है कि आप कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में अंतर बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल दीजिए, ये कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि एक टेम्पररी कॉपी बनती है डेटा की, जो ट्रांसफर की जाती है एक्चुअल पैरामीटर में, जो एक्चुअल पैरामीटर से फाइनल पैरामीटर। इसमें क्या होता है, मेमोरी लोकेशन में ये है, जैसे अगर आपने दे दिया इंट ए और ए में वैल्यू डाल दी मान लीजिए 5, मेमोरी लोकेशन इसका कुछ फिक्स्ड है, लेकिन जब आप ए भेजेंगे तो ये एक नई मेमोरी बनेगी और वहां पर 5 जाएगा और ये यहाँ पर काम होगा, मतलब ओरिजिनल मेमोरी पे नहीं काम होगा, एक कॉपी जाएगी इसकी। क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा कि आपने जैसे एक यहाँ पर ए भेजा और एक एम्परसेंड ए भी भेज दिया, तो ए भेजा और एम्परसेंड ए का मतलब होता है रेफरेंस। ए और एम्परसेंड ए कुछ आप कर सकते हैं, मान लीजिए वाई कर दीजिए, तो ए और वाई ये दोनों एक ही नाम है इस मेमोरी लोकेशन पे, तो जो काम होगा वो इसी मेमोरी लोकेशन पे होगा, कहीं और नहीं होगा, कोई कॉपी नहीं बनेगी। कॉल बाय वैल्यू में जो चेंजेस हो रहे हैं फंक्शन में, वो आपके इस एक्चुअल लोकेशन पे नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि आप तो कॉपी बना के भेज रहे हैं, तो कॉपी भेजे तो यहाँ पर जो जैसे 5+2 किया तो 7 यहाँ पर आया, यहाँ तो नहीं आया। तो आप जब इसको इंट ए को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो 5 प्रिंट होगा, 7 प्रिंट नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस में चाहे वाई को चेंज करें चाहे ए को चेंज करें, दोनों ही एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे 5 है और 5+2 आप फंक्शन के अंदर करते हैं तो अपने आप यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो अब जब भी ए वाई फंक्शन के अंदर या फंक्शन के बाहर मेन में एक्सेस करेंगे, हमेशा आपको 7 मिलेगा इसमें। ये इसमें कोई एम्परसेंड साइन तो लगता नहीं है, इसमें एम्परसेंड साइन लगता है क्योंकि रेफरेंस ऑपरेटर हमेशा एम्परसेंड से निकाला जाता है। अब एग्जांपल देखिए इसका, हमने कंप्यूट फंक्शन लिखा, कंप्यूट फंक्शन के हमने इंट ए पास किया, ये हमने जो पास किया ये हम देखिए ए डायरेक्टली पास कर रहे हैं, और यहाँ पर इंट एम्परसेंड बी पास किया, यानी कि हमने जब मैं यहाँ पर बताता हूँ आई 50 है, जे 25 है, तो यहाँ पर हम फंक्शन पहले हम बता देते हैं कि देखिए साहब ये आई है ये जे है, हमने प्रिंट करने की कोशिश की। अब हम कंप्यूट कॉल कर रहे हैं, यानी ए 50 जाएगा, जे 25 जाएगा, राइट। अब जब ये इसमें इसके पास 50 है, इसके पास 25 है, आई पॉइंट कर आई के पास एक मेमोरी लोकेशन है जिसमें 50 रखा है, जे के पास मेमोरी लोकेशन है जिसमें, मतलब ये एक्चुअल मेमोरी की बता रहा हूँ आपको बात, जिसमें 25 रखा है। अब आपने आई को भेज दिया, वो ए ने ले लिया, जे को भेज दिया उसने बी ने ले लिया, लेकिन अब जब आई को आपने ए पे भेजा, तो जब ए पे गया तो आई की एक कॉपी बनी, ठीक, यहाँ पर 50 की कॉपी बन गई। अब इसको ए कहने लगे हम, यहाँ पर इसको ए कहने लगे। अब जब ए प्लस प्लस होगा और आप जब आप प्रिंट करेंगे ए प्लस प्लस, और रिटर्न तो यही कर रहा है ना, ए प्रिंट कर रहा है, जब आप इसको ए प्लस प्लस प्रिंट करेंगे यहाँ तो आप क्या हो जाएगा, ये इस जगह जब प्रिंट करेंगे तो ये तो 50 का 51 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस प्लस होता है 51। लेकिन जब यहाँ प्रिंट करेंगे इसके बाद फंक्शन कॉल के बाद, तो फिर भी आपको यहाँ 50 ही प्रिंट होगा, मतलब आप 51 यहाँ प्रिंट हो, यहाँ तो बन रहा है, तो फंक्शन के अंदर कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन के बाहर आते ही ये वैल्यू खो देगा। क्यों? क्योंकि इसकी कॉपी बनी थी। अब इसके बारे में सोचिए जरा, जे के बारे में, जे ने हमने 25 दिया, 25 जब यहाँ पर गया तो एम्परसेंड बी, यानी कि बी, एम्परसेंड बी का मतलब ये है कि हमने जे एम्परसेंड बी, यानी जे और बी, एम्परसेंड बी मतलब रेफरेंस, यानी ये एम्परसेंड बी एक रेफरेंस हुआ, और रेफरेंस जो है वो जे ही है। इसका मतलब ये है कि जे 25 को पॉइंट कर रहा है और बी भी 25 को पॉइंट कर रहा है, कोई नई मेमोरी लोकेशन नहीं बनी। तो जब आप यहाँ पर बी प्लस प्लस करेंगे तो ये 26 बनेगा। अब चाहे जे यहाँ प्रिंट करिए, चाहे बी यहाँ प्रिंट करिए, आपको यहाँ भी आपको 26 ही मिलेगा, यहाँ भी 26 मिलेगा, ये अंतर है। Write a C++ function that takes two arguments, a character and an integer, and prints the character given number of times. If however the integer is missing, the function prints the character twice. अब इसमें क्या है कि एक फंक्शन लिखना है जो 2 आर्गुमेंट लेता है। आर्गुमेंट एक कैरेक्टर लेगा, जैसे हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन इसमें आर्गुमेंट कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर मान लीजिए ए दे दिया, और एक इंटीजर देना है,
इंटीजर इंटीजर। और उन्होंने कहा है कि ये दो अगर बाई चांस आप इंटीजर मिस कर जाते हैं तो कैरेक्टर को ट्वाइस प्रिंट करना है। इसका मतलब इंट n इक्वल टू 2 ये हम एक डिफॉल्ट वेरिएबल देंगे। इन्होंने कहा कि अगर आप कुछ नहीं देंगे तो n इक्वल टू 2 होता है, तो डिफॉल्ट देना पड़ेगा आपको। और करना क्या है, प्रिंट द कैरेक्टर गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। जो कैरेक्टर दिया है कितने नंबर ऑफ टाइम्स इसको प्रिंट करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन, ये फंक्शन यहाँ पर जब कॉल करेंगे इसको फंक्शन ए देंगे और 4 टाइम दे देते हैं, या 2 टाइम। अगर दो कुछ नहीं दिया है तो 2 टाइम होगा, लेकिन हम जब 4 टाइम देते हैं तो ए यहाँ पर जाएगा, 4 इसके पास जाएगा, यानी एन पे अब 4 आ गया है, ये 4 आ गया है। तो आई इक्वल टू 0 टू एन, यानी ए 4 बार प्रिंट हो जाएगा। तो ए ए ए ए ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा। जबकि एन लाइन है तो ऐसे नहीं, ए ए ए, एन लाइन का मतलब न्यू लाइन में आएगा, जो नेक्स्ट लाइन पे आएगा अगले बार जब ये लूप चलेगा। Comment on passing of arrays as arguments to C++ function. Support your answer taking an example. आपको बताना है passing of arrays। अब आप फंक्शन में array पास कर रहे हैं, तो ये देखिए एक फंक्शन है getAverage, इसमें हमने array पास किया, int arr। यहाँ बिल्कुल देने की जरूरत नहीं, सीधा आप arr पास कर दीजिए और साइज पास कर दीजिए। तो C++ does not allow passing in the entire array as an argument of function। C++ में आप पूरा array नहीं भेजते। अब जो एरे होता है, ये जो ARR है एरे, इसका जो ये नाम है यही काफी है। क्यों? क्योंकि यही पहले वैल्यू का, एरे के पहले लोकेशन का एड्रेस है। तो हम पास कर सकते हैं पॉइंटर एरे का, और वो कैसे कर सकते हैं, हम एरे का नाम बगैर किसी इंडेक्स के। क्योंकि ये पॉइंटर क्यों है, एक एरे का पहले मेंबर का एड्रेस उसका नाम है, तो ये अपने आप पॉइंटर हो गया ना। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर तो एड्रेस रखता है, और ये ARR हम कह रहे हैं कि ये अपने आप में ARR जो है वो पहले लोकेशन का एड्रेस है। तो आपको पॉइंटर भेज रहे हैं या फिर ARR भेज रहे हैं की बात है। तो इस तरीके से हम भेजते हैं उसको। एक सिंगल डायमेंशनल एरे आप पास कर सकते हैं 3 तरीके से, एज अ पॉइंटर, या साइज एरे, या अनसाइज एरे। और जो तीनों डिक्लेरेशन मेथड है ये बिल्कुल सेम तरीके से रिजल्ट देंगे, क्योंकि हर एक कंपाइलर को बताता है कि कुछ आपको पॉइंटर मिलने वाला है, और पॉइंटर जो होगा वो एरे का एड्रेस होगा, पहला एड्रेस होगा। तो यहाँ पर देखिए कि एवरेज लिया, इंट ARR दे दिया, इंट साइज दे दी। बाकी आप जो भी करते रहे इसमें, जैसे हमने एरे लिया, अब 0 से लेकर साइज तक जाइए, जो भी साइज दिया है एरे का साइज, और यहाँ पर 0 से लेकर सम तक जो भी एडिशन वगैरह करना है, और एवरेज निकाल के दे दीजिए। ये सिंपल प्रोग्राम है जिससे आप एरे के मेंबर्स का एडिशन करके उनका एवरेज निकालते हैं। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। आपका यहाँ पर एक लूप चला 1 से 11 तक, और सम fn में i डाल दिया, यानी पहली बार 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, ऐसे करके ये जाएगा 10 तक, क्योंकि i लेस देन 11 है। अब यहाँ पर जाएगा इंट लास्ट, यानी कि पहली बार 1 आएगा, ऑटो इंट सम इक्वल टू 0, ऑटो इंट सम इक्वल टू 0। और ऑटो आपका, मैं बताऊंगा इसको, ये स्टोरेज क्लास में आता है, ऑटो आपका एक्सटर्न रजिस्टर, इस तरीके से आपका अलग अलग स्टैटिक, ये सारे आपके अलग अलग जो स्टोरेज क्लासेस में आते हैं। तो हमने सम को 0 दिया, स्टैटिक इंट सम 2 इक्वल टू 0। स्टैटिक से क्या हो जाएगा, स्टैटिक से ये फंक्शन कॉल के बीच में भी ये वैल्यू रिमेन रहेगी, ये वैल्यू मतलब इंटैक्ट रहेगी। यानी अगर कोई चेंज होता है तो हमेशा वो जो चेंज होगा वो अगले बार के लिए, वो जैसे 0 का 2 हो गया, तो अगली बार जब फंक्शन कॉल होगी तो 2 से शुरू करेंगे। और इंट i इक्वल टू लास्ट, i greater than equal to 0, i minus minus, और sum is equal to sum plus i, sum 2 plus i equal to sum, int sum 2। तो इसमें क्या हो रहा है, आप देखिएगा कि उत्तर पहला वाला जो है वो प्रिंट क्या हो रहा है, sum 2 is equal to sum, और दूसरा हो रहा है sum, यानी कि हम एक बार sum प्रिंट कर रहे हैं, एक बार sum 2 प्रिंट कर रहे हैं। जब sum प्रिंट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 3 6। जब हम स्टैटिक कर रहे हैं तब हमारे पास क्या आ रहा है, 1 4 10, ये 220 तक गया, और ये 55 तक गया। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए कि हो क्या रहा है इसमें। हम पहले सम की बात कर लेते हैं, उसके बाद सम 2 की बात करेंगे। तो सम में क्या हो रहा है, सबसे पहले 1 गया, यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर इन क्लास में क्या है 1, तो 1 से लेकर 0 तक सम 2 इक्वल टू सम, यानी सम 0 से इनिशियलाइज किया आपने, राइट। सम को आप ये सम इज इक्वल टू सम प्लस आई,
और यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, 1, सबसे पहले 1 गया तो 1 से तो 0 तक केवल 1 ही आएगा, ठीक। अगली बार जब आप गए यहाँ पर 2 आया, यहाँ से 2 गया ना, अब 2 गया, अब मैं सम 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सम की बात कर रहा हूँ। अब 2 गया, जैसे यहाँ पर 2 गया, अगेन सम 0 हो गया है, अगेन सम 0 हो गया है, तो 2 से लेकर ये 0 तक चलेगा, मतलब 0 या 0 से ग्रेटर तक चलेगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, सम प्लस इज इक्वल टू आई, यानी कि आप यहाँ 1, आप ये 1 था, लेकिन क्योंकि सम 0 हो गया था तो आप क्या करेंगे, 2 प्लस 1, यानी एक, जब 1 गया था तो 1 प्रिंट हो गया था। अब जब 2 गया तो पहले 1 प्लस 2 यानी कि 3 प्रिंट होगा। चलिए अगली बार यहां पर 3 जाएगा, इस बार 3 जा रहा है, मैं इसी की बात कर रहा हूं, अभी सम 2 पे नहीं आया हूं। अब मैंने 3 भेजा तो 3 जैसे गया, सम अगेन 0 हो गया, तो यहां 3 से लेकर 3, एक बार 3 2 1, बस यहां तक चलेगा। तो एक बार ये सम प्लस इज इक्वल टू आई क्या है, ये देखिए ना, 3 2 1, यानी कि एक बार 1 जाएगा इसमें, पहले 3 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 1 जाएगा, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है, 6, तो 6 आएगा। अगेन अब 4 भेज के देखिए, जैसे 4 जाएगा सम तो 0 है, तो 1 2 3 4, ये 4 3 2 1, इन चारों का सम हो जाएगा, पहले 4 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, राइट, ये आपका 10 आ जाएगा। ऐसे लाइकवाइज बाकी हो जाएगी। अब सम 2 में क्या होता है, सम 2 में जरा ध्यान से देखिएगा, ये सम 2 प्लस इज इक्वल टू, देखिए पहले तो यहां पर आपका होना चाहिए आई या सम, जो भी आप करना चाहें। तो अब देखिए सम 2 प्लस इज इक्वल टू सम में जब आप यहां पर 1 भेजेंगे, 1 सबसे पहले 1 जाएगा, लास्ट मतलब लास्ट में 1 आ गया, और हमारा अब सम 2 देखेंगे, जब ये लास्ट से शुरू होगा, यानी कि 1 से शुरू होगा, 1 से लेकर 0 तक, यानी एक बार चलेगा, ये एक बार चलेगा, और सम 2 में क्या आएगा, सम 2 प्लस इज इक्वल टू सम, यानी कि 0 है ना, ये सम 2 प्लस इक्वल टू 0, यानी कि 1 आ जाएगा। अब यहां से भेजते हैं 2, अब 2 जाएगा, लास्ट में कितना आ गया, 2, यानी कि 2 से लेकर 2, 1 2 बार चलेगा, 2, लेकिन अब देखिए सम 2, ये जो सम 2 है कितना हो गया था, 1, ये अपनी वैल्यू रिटेन करेगा। जब पिछला वाला था तो बार बार सम 0 हो जाता था, लेकिन सम 2 जो है वो वैल्यू रिटेन करेगा। पहली बार जब हमने 1 भेजा तो सम 2 कितना हो चुका है, 1 हो चुका है ना। अब जब दोबारा चलेगा तो सम 2 में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सम 2 इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू, ये आई है, ये आई है, ये सम नहीं होगा, गलत है, सम 2 इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू आई। अब क्या है, आई, यानी कि आप कहां से शुरू करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, और 1 प्लस 2 तो हो गई होगा, साथ में आप देखिए ये एक सम ये ऑलरेडी था, 1 प्लस 2 प्लस 1 4, ठीक है, समझ में आ गया 4। अब अगली बार जब ये चलेगा तो फिर से 3, अब सम 2 के पास क्या है, वैल्यू आ चुकी है 4, दूसरी बार में ये अपनी वैल्यू रिटेन करेगा। पिछले बार क्या हो रहा था, ये सम बार बार 0 हो जा रहा था, इसीलिए केवल ये 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 दे रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा ये इसमें चेंज ये है कि इसके साथ एक एडेड वैल्यू सम 2 बार बार जोड़ रही है, क्योंकि सम 2 अपनी वैल्यू रिटेन कर रहा है। तो अगली बार 4 हो गया आपका। अब जरा 3 भेज के देखिए, 3 भेजेंगे तो 3 भेजते हैं तो क्या होगा, 3 3, तो ये बाकी सब तो सेम ही होगा, 3 2 1, मतलब 3 प्लस 2 प्लस 1 होगा। लेकिन आपके पास 4 ऑलरेडी है, क्योंकि सम 2 शुरुआत कहां से हुई थी, 0 से शुरुआत हुई थी, इसके पास 4 ऑलरेडी था। ये तो नॉर्मल लूप जैसे सामने चल रहा था वैसे चल रहा था, 3 2 1, इसके पास 4 ऑलरेडी है, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 10, समझ गया। ऑटो अपनी वैल्यू छोड़ देता है, इसका मतलब जब जब ये लूप चलेगा, बार बार आप भेजते रहेंगे, बार बार सम 0 होता रहेगा। लेकिन अगर आप इसको, इस वैल्यू को रिटेन करना चाहते हैं, सम की वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू रिटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्टैटिक कर दीजिए, ये प्रीवियस वैल्यू रिटेन करने का उतना जो पहले का जो एडिशन हो चुका है वो आप इस एडिशन में डालेगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, जस्टिफाई आंसर। इसमें आप क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर नेम है संदीप, आप यहाँ प्रिंट करा दीजिए नेम, आप इसमें भेज रहे हैं फंक्शन में, और फिर प्रिंट करा रहे हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर कैरेक्टर स्टार एम्परसेंड नेम, यानी कि आपने क्या किया, कि ये नेम यहां भेजा और इस कुश को इस नेम में कॉपी कर, एनएम में कॉपी कर दिया। तो आप प्रिंट आप क्या करा रहे हैं,
ये क्योंकि इसमें तो केवल स्ट्रिंग कॉपी हुआ, अब नेम प्रिंट करा रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ पर ये संदीप में यहाँ नेम प्रिंट हो जाएगा। फिर जब हम इसको भेजेंगे तो ये नेम आपका संदीप यहाँ चला गया। ओके, अब इस नेम में आपने एनएम कॉपी कर दिया, ये इस नेम में एनएम में आपने कुछ कॉपी कर दिया, स्ट्रिंग कॉपी कुछ टू एनएम, तो क्या हो जाएगा? अब ये क्योंकि आया तो क्या है, इसमें तो संदीप आया है ना, लेकिन आप इसमें स्ट्रिंग कॉपी करते रहे कुछ, तो एनएम में क्या हो गया? ये पॉइंटर है और ये मतलब ये एम्परसेंट है, सॉरी ये एम्परसेंट है, दोनों लोकेशन एक है, पहले से संदीप था, इस कारण से इस नेम में संदीप था, तो नेम तो ये है। आपने कहा कि एनएम एलियास है, तो एनएम एलियास हो गया, ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है। आपने कहा कुछ को हम एनएम में डाल देते हैं, तो एनएम तो यही है, नेम भी यही है। आपने कहा एनएम में मैं कुछ डाल देता हूँ, संदीप की जगह कुछ डल जाएगा, जब आप इसको नेम को प्रिंट कराएंगे लास्ट यहाँ पर, तो कुछ प्रिंट होगा, बस पहली बार संदीप, दूसरी बार कुछ। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें आउटपुट बताना है। हमने a 10 b 13 लिया और यहाँ हम फंक्शन में पास कर रहे हैं मैक्स ए बी। अब ध्यान दीजिएगा, मैक्स ए बी आपके लेफ्ट में है। लेफ्ट में तभी हो सकता है जब आपका रेफरेंस मतलब रिटर्न टाइप रेफरेंस हो। वो हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है और इसका थोड़ा सा टिपिकल इसको समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए में 10 है, बी में 13 है, तो ए में कितने हैं? 10 और बी में आपका हो गया 13। अब आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैक्स ए बी निकालते हैं। अभी इसको भूल जाते हैं, मैक्स ए बी निकालते हैं। तो मैक्स ए बी में ए एक्स पे जाएगा, बी वाई पे जाएगा, यानी कि ए एक्स एम्परसेंट एक्स हो गया, तो एक्स भी इसको पॉइंट करने लगा है, वाई भी इसको पॉइंट करने लगा है, क्योंकि एम्परसेंट करते ही एलियास बन गया। एक्स और ए दोनों भाई भाई हो गए, बी और वाई दोनों भाई भाई हो गए, क्योंकि दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक, अब अगर x ग्रेटर देन y है, इसमें कौन सा बड़ा है? x और y को देख रहे हैं, x ग्रेटर देन y। क्या x ग्रेटर देन y है? नहीं, क्योंकि 10 13 से बड़ा नहीं है, तो रिटर्न क्या होगा? y। रिटर्न y होगा, लेकिन यह रिटर्न यहाँ पर क्या है? रेफरेंस। रिटर्न y होगा और रेफरेंस होगा, तो रिटर्न y, इसका मतलब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, y का रेफरेंस पास हो रहा है, तो y का रेफरेंस ये हुआ या b हुआ, और y के रेफरेंस जो भी रिटर्न में आएगा, मतलब इसका रिटर्न होगा y का रेफरेंस एम्परसेंट y। इसमें हम -1 डाल रहे हैं और y किसको पॉइंट कर रहा है? 13, तो ये हट के -1 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, a और b को प्रिंट कर रहे हैं, तो a पहली बार में 10, a पहली बार में 10 प्रिंट होगा और b पहली बार में -1 प्रिंट हो जाएगा। अब अगली बार देखिए क्या हो रहा है, हम अब b और a भेज रहे हैं, यानी अब थोड़ा सा चेंज हो गया, b x को पॉइंट करने लगा, x और b a को पॉइंट करने लगे, और a और y को पॉइंट करने लगे, तो यानी अब यहाँ पर थोड़ा फेरबदल हो गया है, ये y इसको पॉइंट करने लगा, ये x इसको पॉइंट करने लगा। क्यों? क्योंकि हमने b को x को b का रेफरेंस बना दिया और a को y का रेफरेंस बना दिया। अब क्या होगा, मैक्स बी ए देख लीजिए, मैक्स बी ए बी एक्स है, मैक्स बी ए, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? क्योंकि अब x है, x ये है और y ये है, तो x क्या y से बड़ा है? क्या x y से बड़ा है? नहीं, बड़ा नहीं है, छोटा है, तो ये रिटर्न क्या करेगा? क्योंकि x ये है, ध्यान दीजिएगा, ये -1 है। अब रेफरेंस थोड़ा चेंज हो चुका है, -1 और ये 10, तो x y से बड़ा है कि छोटा है? नहीं, तो इसका मतलब ये 7, आपका 7 ये y रिटर्न y होगा, और y अब इसको पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा 10 की जगह, क्योंकि 7 असाइन कर रहे हैं, जो भी ये रेफरेंस रिटर्न करेगा, रिटर्न y का रेफरेंस किया, इसमें ये 7 आ गया। तो अगली बार जब आप a और b को प्रिंट करेंगे, यहाँ पर देखिए प्रिंट हो रहा है, a और b प्रिंट हो रहा है, a प्लस प्लस है और b माइनस माइनस, मतलब प्लस प्लस बाद में आ रहा है, माइनस माइनस बाद में आ रहा है, तो पहले यहाँ पर 7 प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा b माइनस माइनस, यानी कि आपका -1 रहेगा अभी, क्योंकि बाद में माइनस माइनस होगा, तो -1 होगा, ये 7 और माइनस हो गया। अब अगले बार में देखिए मैक्स ए बी, अब इसमें बराबर हमने कर दिया, एक्स को a का रेफरेंस बनाया, y को b का रेफरेंस बनाया, मतलब दोबारा वही चीज चेंज होगी, यानी अब ये x इसको पॉइंट कर रहा है और ये y इसको पॉइंट कर रहा है, दोबारा देखिए
क्या कौन सा बड़ा है इसमें, 7 और -1 में? 7 और माइनस, वैसे 7 और माइनस नहीं, अब ये 8 हो चुका है और ये -2 हो चुका है। क्यों? क्योंकि 7 को हमने यहाँ बढ़ा दिया था एक, और ये b -1 को एक बढ़ा दिया तो -2 हो गया। अब 7 और -2 में कौन सा बड़ा है? देखिए 7 ही बड़ा है। ये रेफरेंस किसको दे रहा है? m%x को, यानी इस वाले को। और यहाँ पर हम कह रहे हैं जो भी रेफरेंस आए उसमें 3 रिप्लेस कर दीजिए। तो x का रेफरेंस 7 है, इसको हटा के यहाँ 3 रिप्लेस हो जाएगा। तो अब जब तीसरी बार प्रिंट करेंगे तो यहाँ 3 होगा या -2 होगा, ये इसका उत्तर है। ये 10 पहली बार में -1, दूसरी बार में 7 -1, तीसरी बार में 3 क्योंकि 3 असाइन हो गया, और यहाँ पर -2 क्योंकि यहाँ पर हमने एक माइनस कर दिया, मतलब b माइनस कर दिया। अगला क्वेश्चन है गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसका आउटपुट देना है, जस्टिफाई आंसर। iostream.h m इक्वल टू 5 और मेन m आपने 20 दिया, यहाँ पर किया m इज 10 इंटू ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, इसे क्या है ग्लोबल कॉल कर सकते हैं, ग्लोबल वैल्यू कॉल कर सकते हैं। m को आपने प्रिंट किया m ग्लोबल वैल्यू और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, और m इक्वल टू m ग्लोबल वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो देखिएगा इसमें क्या होगा। सबसे पहले ये प्रिंटिंग हो रही है, इसके बाद ये प्रिंटिंग हो रही है। तो इसका मतलब है m इज 10 इंटू ग्लोबल वैल्यू, ये कितनी है 5, और ये कितना है 10। तो ग्लोबल वैल्यू मतलब डबल कॉलन m करते ही इसको कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये इसको कॉल कर रहा है 5 को, तो 5 टू 10 कितना होता है 50। m को प्रिंट करेंगे कितना होगा 50, और नॉर्मल m ये ग्लोबल m को प्रिंट करना है तो ये वाले 5 को, डबल कॉलन m को प्रिंट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा 5। ये तो ठीक हो गया। अब बाहर आइए जरा, m प्रिंट करिए। m कितना है इस पूरे स्कोप में, यहां से आता के स्कोप में m यहाँ पर 20 दिख ही रहा है आपको, तो m करेंगे तो ये आएगा। हाँ, अगर जरा ऊपर जाइएगा डबल कॉलन m करके, मतलब ये अब इसको नहीं कॉल कर रहा है, अब ये डबल कॉलन m मतलब इसको कॉल कर रहा है, तो 5 आ जाएगा, 20 और 5। एक्सप्लेन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसका आउटपुट बताइए। एक a भेज रहे हैं 50 और b भेज रहे हैं 20। एग्जीक्यूट b। एग्जीक्यूट b का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर वैल्यू भेज रहे हैं एक, ओनली 1, यानी ये हम यहाँ पर 20 भेज रहे हैं, यहाँ पर इसके पास आ गया 20। y अपने आप 200 उठा लेगा क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू है। जब ये 20 और 200 जाएगा तो यहाँ पर टेम्प में क्या आएगा 200 प्लस 20 ऐसा कुछ आएगा, और हम x प्लस इज इक्वल टू 10 कर देंगे। x प्लस इज इक्वल टू, इसका मतलब है x इज इक्वल टू x प्लस टेम्प। टेम्प में क्या आ गया था 220, और यहाँ पर होगा x प्लस इज इक्वल टू टेम्प, यानी कि x इज इक्वल टू x प्लस टेम्प, और x क्या है 20, 20 प्लस 2 20 यानी 240। अगर y नॉट इक्वल टू 20 है, y नॉट इक्वल टू 200 है, तो y तो 200 है, नॉट इक्वल तो नहीं है, तो आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे टेम्प एक्स वाई, राइट। क्योंकि टेम्प ये, क्योंकि एक ही वैल्यू यहाँ दी हुई है, एक ही वैल्यू दी हुई है, तो 200 इसने उठाया, y को बोला गया कि हाँ भाई 200 रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो पहली बार ये प्रिंट नहीं होगा। आप समझिए इसको क्या हो रहा है। 50 और 240 इसलिए प्रिंट हुआ, 240 तो समझ गया होगा कॉन्सेप्ट आपका, 240 क्यों प्रिंट हुआ, और 50 ए क्यों प्रिंट, ये हमने यहाँ प्रिंटिंग यहाँ हुई ए और बी, ए 50 है ये तो यहाँ पर आया, बी क्यों 240 हो गया, क्योंकि अभी समझिए यहाँ पर 20 गया, पहली वैल्यू यहाँ जाती है, दूसरी वैल्यू डिफॉल्ट अपने आप आ जाएगी। 20 यहाँ पर गया, ये 20 हो गया, ये 200 हो गया, तो टेम्प में कितना चला गया 220। अब x प्लस टेम्प मतलब x इज x प्लस टेम्प में तो 220 आ चुका है, x ऑलरेडी हमारे पास 20 है, तो 240 आ गया। ठीक, ये काम हो गया। अब अगले बार हमने एग्जीक्यूट ए भी किया, अब दोनों वैल्यू भेजी हमने, ए में हमने भेजी 50, बी में भेजी हमने 20। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम यहां पर कोई भी वैल्यू भेजते रहे, जब हम बी प्रिंट कराएंगे तो आप आंसर देखिएगा इसका क्या आने वाला है, क्योंकि जब आप कोई वैल्यू बाय रेफरेंस भेजते हैं तब उसमें कोई चेंज होता है, अदरवाइज उसमें चेंज नहीं होता है। देखिएगा हम यहां पर क्या वैल्यू भेजने वाले हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहां तक तो ठीक है, समझ गया आप 240 कैसे आया और ये वैल्यू कैसे आई, 240 हमने प्रिंट कर दिया, 50 और 240 कैसे आई। अब अगली बार देखिए, क्योंकि हमने यहां पर भेजा था बी, हमने क्या भेजा था बी, ये बी भेजा था ना,
और इसका एलियास बनाया था x को। तो b में b और x एक ही को पॉइंट कर रहे थे, हमने b भेजा था 20, ये हो गया चेंज कहां पर, x कहां पॉइंट कर रहा है, x और b किसको पॉइंट कर रहे थे, 240 को, राइट। अब जो b की वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है क्योंकि उसके एलियास आपने x बनाया था, अब b और x की वैल्यू 240 हो गई है। तो जब आप इसको a और b को भेजेंगे तो यहाँ पर 50 भेज रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं 240, ये जो 240 है ना 240 यहाँ भेजा आपने क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब x में गई, यहाँ पर आपने यहाँ पर भेजा 50 को, अब और यहाँ भेजा 240 को, यहाँ आ गया 50 240, दोनों को ऐड करिए, टेम्प में डालिए, 250 प्लस 50, 240 प्लस 50 कितना, और टेम्प में आ गया 290, तो ये 290। अब x इज इक्वल टू एक्स प्लस टेम्प, x में कितना है 50, टेम्प में कितना है 290, 50 और 290 कितना होता है 340, तो x प्रिंट करेंगे तो 340, और y कितना है, y कितना आ रहा है 240 ही आ रहा है, ये तो हमने भेजा था 240, तो दूसरी बार प्रिंट होगा 290 340 300 290 प्लस 350 40 प्लस 240, यहाँ का प्रिंट है 290 प्लस 340 240। तीसरी प्रिंटिंग एक्चुअली होने रही है तो इसलिए हमने तीसरी प्रिंटिंग को दिखाई नहीं। आपको कॉन्सेप्ट समझ गया ना कैसे हुआ ये है इसमें, अगर कुछ भी अगर आपको शक शुबा हो तो आप पॉज करके इसको देख लीजिएगा, जो मैंने समझाया वो यहीं पे। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। क्या क्या एरर्स है इसमें, सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिक्लेरेशन लिखा, इसका सेमीकोलन नहीं है, int x इक्वल टू 0, ये आप यहाँ पर नहीं दे सकते अगर आप ये फंक्शन डिक्लेरेशन दे रहे हैं। अगर फंक्शन आप ये फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं है, अगर फंक्शन डिक्लेरेशन अगर सेमीकोलन इसमें नहीं लगाया हुआ है तो ये बाद में नहीं दे सकते। अगर आपने केवल प्रोटोटाइप दिखाया तो सेमीकोलन देंगे तो ये यहाँ नहीं देख सकते। दोनों केस में हम देखते हैं क्या आ रहा है, सब मैं लिस्ट करूंगा आपको। फॉर int i इक्वल टू 0 i लेस देन 5 प्लस प्लस i s प्लस इज इक्वल टू ai, तो इसको अगर आप अंदर s इक्वल टू 0 कर देते तो भी चलता, या फिर इसके बाहर करते तो चलता। रिटर्न्स नहीं होता, रिटर्न होता है, और रिटर्न s इसके बीच में स्पेस आएगा। void main val 5 और r, और उसके बाद int i इक्वल टू 0 i लेस देन 5 प्लस प्लस i, सीन करेंगे val n val i बार, और सम में m% वैल्यू भेजने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो आप वैल भेज रहे हैं ना, इसको इस तरीके से भेजेंगे। चलिए अगर मान लेते हैं कि आपने वैल का रेफरेंस भेज दिया, अगर आपको वैल का रेफरेंस भेजना है तो जरूरी नहीं है m% भेजिए, वैल भी भेज देंगे कुछ नहीं। अब इसकी एरर समझिएगा। सबसे पहले ये है कि जो ग्लोबल वैल्यू आपने डिक्लेरेशन किया है इसको पहले आना चाहिए, जैसे मैंने बताया था आपको पहले आना चाहिए, और रिटर्न्स नहीं होता, रिटर्न और एस के बीच में वैल्यू होती है, और यहां पर m% की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये एरे है ये अपने आप में एक रेफरेंस ही है, ये जब यहां पर जाएगा ना तो अपने आप ये जो एरे है उसके पास ये वैल इसको अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि ये जो वैल है ये नाम है वैल, लेकिन ये एड्रेस है पहले आपके, ये वैल आपके पहले मेंबर का एड्रेस है। तो जैसे ये ए को आपने दिया तो ए इसको पॉइंट करने लग जाएगा, तो अब वैल और ए की बात हो गई, तो m% की जरूरत नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ फंक्शन दैट टेक डबल एरे नेम and an array size as argument and that swaps the first and last value in that array। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक डबल एरे लिया, जितना भी साइज देना चाहें, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू इंसर्ट, आप कितना इंसर्ट करना चाहते हैं, आई 0 से लेकर n तक चलाइए, एंटर कर लीजिए, इसमें एलिमेंट ARR में एलिमेंट आ गए। अब स्वैप में आपने सीधा ARR भेजना है कि नाम भेजना है, और कुछ नहीं, और n जितने मेंबर्स हैं, और एरे आफ्टर स्वैपिंग आप इसको प्रिंट कर देंगे। तो इसमें करना क्या है कि हमको स्वैप करना है पहले एलिमेंट को लास्ट वैल्यू से। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं हमें करना है, एक जब यहां पर आ जाएंगे int एक टेम्प ले लीजिए, जैसे ये आपने एरे 0 लिया, मान लीजिए इसमें वैल्यू a है, मैं ए और बी को स्वैप करके दिखा दूं, a और b कुछ भी हो सकता है, 20 30 40 कुछ भी, यूजर कुछ भी डाल सकता है, a और b फर्स्ट और लास्ट वैल्यू बोल रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो है वो है ARR0, ये वाली वैल्यू है, ये है ARR, क्योंकि 0 से शुरू हुआ है हो रहा है तो n-1। तो आपको बेसिकली एक टेम्प लेना है, ARR0 का टेम्प लिखिए जो यहां पर हो रहा है,
फिर टेम्प की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए जो यहाँ हो रहा है, सॉरी ये इसके पहले ARR माइनस को यहाँ डाल दीजिए, वो यहाँ हो रहा है, और उसके बाद जो टेम्प वैल्यू थी वो आप इधर डाल दीजिए, टेम्प की वैल्यू ARR माइनस में डाल दीजिए, ये सेटिंग हो गई। अगर आप देखना चाहें जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और मैंने टेम्प T ले लिया, तो पहले हम क्या करते हैं, T में 2 वैल्यू डालते हैं, फिर 3 2 में डालते हैं, और उसके बाद जो टेम्प में है उसको 3 वाले में डाल देते हैं, ये वाला काम होगा। Write a function that takes 3 arguments, the name of float array, the array size and the float value. Have the function set each element of an array to float value. तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक फंक्शन बनाना है जिसके 3 आर्गुमेंट होंगे, एक फ्लोट एरे, एक जो उसका एरे का साइज, और एक वैल्यू फ्लोट टाइप की होगी, और जो फंक्शन है वो सेट करेगा जो भी ये वैल्यू आ रही है, वो जो भी फ्लोट वैल्यू आप दे रहे हैं उससे सेट हो जानी चाहिए सारी वैल्यूज। तो आप एक वर्ड मेन लिखिए, फ्लोट दे दीजिए, एरे जितना भी साइज देना चाहें आप दे सकते हैं, और उसके बाद यूजर से मांग लीजिए कितने एलिमेंट आप डालना चाहते हैं, n, और एंटर वैल्यू जो वैल्यू से आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो यूजर से बोलिए कि कौन सी वैल्यू चाहते हैं जो आप एरे के हर एक जगह पे आप स्टोर करना चाहते हैं, तो वो वैल्यू दे देंगे। फंक्शन में ARR भेजना है आपको, केवल n भेजना है, वैल्यू भेजना है, 0 भेज दीजिए, और उसके बाद इसको जब रिजल्ट आ जाएगा तो 1 से लेकर n तक प्रिंट करा दीजिए इसको। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लोट ARR n और वैल्यू I इक्वल टू 0 to n, बस ARR हर एक I में वैल्यू ये वैल्यू को असाइन करा दीजिए, तो सारी जो एरे जो होंगी उसमें हर वैल्यू में वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, वैल्यू को मैं v शॉर्ट लिख देता हूँ, v सब आ जाएगा। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स एन इंटीजर आर्गुमेंट एंड डबल्स इट, यानी ये फंक्शन जो है इंटीजर आर्गुमेंट लेने वाला है और उसे डबल कर देगा। तो फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, रिटर्न नहीं करता है। अब देखिए, अगर कोई आर्गुमेंट आप भेज रहे हैं और उसे डबल करना है और ये रिटर्न भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप उसको कॉल पे वैल्यू करेंगे या कॉल पे रेफरेंस करेंगे, पहली चीज तो ये होती है। दो इसके आंसर हो सकते हैं, अगर इसको इस तरीके से समझा जाए इस सवाल को कि आर्गुमेंट को डबल किया जाए और वो डबल जो है हमेशा रहे, मतलब जैसे a है, a अगर 2a हो गया या a स्क्वायर हो गया, तो ये जो a स्क्वायर है ये हमेशा रहे, या फिर केवल प्रेजेंटेशन के पर्पस के लिए आप उसको डबल करके दिखा दें, दोनों तरीके हो सकते हैं। तो हम कॉल बाय वैल्यू वाला आंसर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, वॉइड मेन बनाएंगे, इंट a, एंटर a कराएंगे, यूजर से बोलेंगे a करिए और ये फंक्शन भेज देंगे। फंक्शन से जाएगा b इज टू a करके आप b को प्रिंट कर देंगे, बस ये डबल हो गया। इसमें देखिए कोई रिटर्न नहीं हो रहा है, केवल आर्गुमेंट ले रहा है और स्क्वायर करके दे रहा है। बल्कि मैं बताऊं, ये जो डबल है इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि आपको स्क्वायर करना है या डबल करना है। डबल करना है तो 2a होगा केवल, और अगर स्क्वायर है तो a स्क्वायर होगा, तो ये तभी आएगा जो स्क्वायर है। डबल का इसका अगर लिटरल मीनिंग ले तो 2 into a होगा बस। Write a function that takes 2 arguments and returns 0 if both the arguments are equal. एक फंक्शन तो 2 आर्गुमेंट लेने वाला है, अगर दोनों इक्वल होंगे तो ये रिटर्न करेगा 0। ये फंक्शन रिटर्न करेगा -1 अगर पहला आर्गुमेंट स्मॉलर होगा दूसरे से, 1 करेगा अगर ये जो सेकंड आर्गुमेंट है वो छोटा हो जाएगा पहले से। तो 0, -1 और 1 रिटर्न कराना है, ऐसा फंक्शन लिखना है, उस फंक्शन में 2 वैल्यू भेज देंगे। तो उसका फंक्शन इस तरीके से होगा, इंट fun, कैरेक्टर a भेज दीजिए, कैरेक्टर b भेज दीजिए, क्योंकि इन्होंने कहा कैरेक्टर भेज दीजिए। आप जानते हैं कैरेक्टर जो होते हैं वो इंटीजर ही होते हैं एक तरीके से, तो आप डायरेक्ट उनको इक्वेट करा सकते हैं। इफ a इज इक्वल टू b, आप डायरेक्ट इक्वेट करा दीजिए, a इक्वल टू b रिटर्न 0। एल्स इफ यूज करिएगा, एल्स इफ a लेस देन b रिटर्न -1, एल्स इफ a ग्रेटर देन b रिटर्न 1। अब देखिए मेन में कैसे कॉल होगा ये, आप कैरेक्टर a b रिजल्ट RES में रख लीजिए, क्योंकि ये जो फाइनल इसका रिजल्ट आएगा वो हम इंट में ले लेंगे, क्योंकि 0, -1 और 1 ये इंटीजर की श्रेणी में आते हैं। यूजर से बोलेंगे कि पहला कैरेक्टर एंटर करिए, सीन a ले लेंगे। यूजर से बोलेंगे दूसरा कैरेक्टर एंटर करिए, b में ले लेंगे, और ये fun यानी कि फंक्शन में हम a और b पास कर देंगे और रिजल्ट में शो कर देंगे। अगला है राइट अ फंक्शन टू टेक एन इंटीजर आर्गुमेंट एंड रिटर्न 0 if the given number is prime, otherwise number equal to -1। तो इसका हमने पहले भी जो लॉजिक देखा है उसमें पहले तो यहाँ मेन बता दूं आपको, यूजर से पहले एंटर कराइए कि आप नंबर एंटर करिए, सीन में एंटर ले लीजिए और उसको इस प्राइम फंक्शन में भेज दीजिए। अगर ये रिजल्ट हमारा 0 आता है प्राइम, अगर 0 हम, क्योंकि यहाँ 0 -1 रिटर्न करने वाले हैं, अगर ये 0 आता है तो हम बोलेंगे प्राइम,
अगर नहीं, जीरो के अलावा कुछ भी आता है, चाहे -1 आए चाहे कुछ भी आए, वो नॉट प्राइम हो जाएगा। तो प्राइम चेक कराने का तरीका ये होता है, प्राइम नंबर जो होता है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे सारे नंबर है, 19 है, 13 है, तो ये सारे नंबर वो हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 से शुरू करते हैं, 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, जो भी नंबर यूजर डाले, और 2 से डिवाइड करते करते n/2 तक जाएंगे, क्योंकि आगे तक जो नंबर, जैसे मान लीजिए आप 1 to 10 कराना चाहते हैं, है ना, अगर इसमें से आप चेक कराना चाहते हैं, कोई भी नंबर आप भेज दीजिए, ये नंबर आपका प्राइम है कि नहीं। तो 2 से शुरू करते हैं, मान लीजिए 9 भेजा, तो 9 को 2 से किया, और फिर 9 को 3 से किया, यहीं पे पता चल गया कि ये प्राइम नहीं है। ऐसे ही 2, 3 जो भी नंबर होगा, अगर n/2 तक, मतलब आधा ही उसकी यहाँ से तक आधा ही करा दे, तब भी आपका पता चल जाएगा प्राइम है कि नहीं। तो ये पूरे n तक जाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा, पूरे n तक जाने की आवश्यकता नहीं है, प्राइम में हमेशा n/2 तक जाते हैं, क्योंकि वहीं पे आपको पता लग जाता है। दोज नंबर्स आर एक्चुअली रिपीटेड, यू नो, द नंबर्स आर रिपीटेड। अगर जैसे 5 है तो 10 है, तो 10 क्या होता है, 5 into 2 ही तो होता है, तो ये रिपीटेशन हो गया, तो उतने लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है, वो आधे तक चेक कर लीजिए, वो एक ही बात है। अब है n मॉड्यूलो i, यानी जो भी नंबर आएगा उसका मॉड्यूलो i करिए। किससे, जो भी नंबर n आ रहा है उसको 2 से लेकर n/2 तक जो भी नंबर आ रहे हैं उनसे मॉड्यूलो निकालिए। मॉड्यूलो का मतलब क्या है कि रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आप बोलेंगे f = 1, और यहाँ पे चले जाएंगे LB, गो टू LB, और LB में जाके क्या होगा, f 0 है, यानी कि ये 0 है, तो बोलेंगे हाँ साहब ये बिल्कुल प्राइम है, अदरवाइज नहीं प्राइम, क्योंकि ये रिटर्न करेगा 0, और ये 0 हम यहाँ लेंगे, रिटर्न करेगा -1, हम यहाँ पर यहाँ लेंगे, मतलब इस RES में लेंगे, RES से चेक कराएंगे। अगला है राइट अ फंक्शन टू रिसीव एन इंटीजर अरे, इट्स साइज एंड कैरेक्टर प्लस एंड माइनस। बाय डिफॉल्ट द कैरेक्टर शुड बी प्लस, बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर प्लस होना चाहिए। For the character plus, the function returns the sum of positive numbers stored in an array. For the character minus, the function returns the sum of negative numbers stored in the array. तो ये जो सवाल है, इसमें पहले समझिए हमने किया क्या। ये मेन है हमारा, हमने एक एरे लिया 20। फिर से मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा जल्दी में बता दिया हूँ मैं, तो एक फंक्शन है जो रिसीव करता है एरे, उसका साइज और एक कैरेक्टर। ये कैरेक्टर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और बाय डिफॉल्ट इसको प्लस रखना है, तो हमने char s = प्लस यहाँ बाय डिफॉल्ट रख दिया। कैरेक्टर प्लस है तो फंक्शन रिटर्न करेगा सम ऑफ पॉजिटिव नंबर स्टोर्ड इन एरे। जो एरे आ रहा है, अगर ये प्लस है कैरेक्टर में, तो सारे नंबर इनका एडिशन, एरे के नंबरों का एडिशन ही दे देगा। अगर कैरेक्टर माइनस आ रहा है तो सम ऑफ नेगेटिव नंबर्स, फंक्शन शुड रिटर्न द सम ऑफ नेगेटिव नंबर्स स्टोर्ड इन द एरे। तो अगर ये आएगा तो हमको सम करना है पॉजिटिव नंबर्स का, प्लस आएगा तो, और अगर नेगेटिव आएगा तो सम ऑफ नेगेटिव नंबर्स। तो क्या करिएगा, सबसे पहले आप यूजर से बोलिए साहब डायमेंशन क्या है, हमने तो A20 इनिशियलाइज किया है, डायमेंशन बोलता पूरे 20 था, 20 ले लीजिए, वो कहता है 5 तो 5 ले लीजिए। 0 से लेकर 5 तक इस एरे को चलाइए, यूजर को बोलिए कि एंटर एनी इंटीजर, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो -20 भी डाल सकता है, -21 भी डाल सकता है, -53 भी डाल सकता है, कोई भी नंबर डाल सकता है, 56 भी डाल सकता है, 53 भी डाल सकता है, कोई भी नंबर डाल सकता है जो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी। अब फंक्शन में पास कर दीजिए इसको ARR, इस एरे को आप जानते हैं कैसे पास करते हैं, केवल इसका नाम पास करते हैं, और कुछ पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ARR जो होता है ऑलरेडी ये एक एड्रेस है पहले होगा। फिर DN क्या है, जो आपका साइज, जो यूजर से लिया आपने साइज, वो भेज दिया। ये सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए DN। अब अगर आप देखिए कि ये आप जब भेजेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये प्लस लेता है, जो आपका फंक्शन है बाय डिफॉल्ट प्लस लेगा, तो आपको तीसरा पैरामीटर भेजने की जरूरत है। अगर आपको नेगेटिव इंटीजर चाहिए तो फंक्शन में ARR DN और यहाँ माइनस भेजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको माइनस भेजने की आवश्यकता है। S में आप शो कर दीजिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स, और S2 में शो कर दीजिए कि नेगेटिव इंटीजर। तो अब ये फंक्शन के बारे में देखते हैं, फंक्शन के अंदर जाके क्या हुआ। पीछे जाते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, हमने एरे भेजा, n भेजा, साइज, ये कैरेक्टर भेजा। सम, जब भी हम सम करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि सम को हमेशा 0 लेते हैं, इनिशियलाइज 0 से करते हैं, तो सम = 0 हो गया। 0 से लेकर n तक जो भी जितने भी n भेजे उन्होंने, नंबर भेजे, इक्वल टू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ 0 से शुरू किया है। i = 0 से i <n तक i++। अब आप s, अगर ये कैरेक्टर s प्लस है, कैरेक्टर को ऐसे सिंगल कोड से मतलब इक्वेट करते हैं, इक्वालिटी उसकी ऐसे चेक करते हैं।
अगर इस इफ के अंदर यदि ए आई ग्रेटर देन 0 है, यदि नंबर पॉजिटिव है तो आप सम इज इक्वल टू सम प्लस आई कर देंगे। अदरवाइज आप क्या बोलेंगे, अगर ए आई लेस देन 0 है तो सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आई, ये पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए, और रिटर्न कर देंगे सम, तो ये सम हो जाएगा आपका, एक बार पॉजिटिव नंबर के लिए, एक बार नेगेटिव नंबर के लिए। अगला है राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ कैरेक्टर आर्गुमेंट एंड प्रिंट इट नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स फंक्शन हैज बीन कॉल्ड टू द पॉइंट। तो इसमें क्या करेंगे, एक मेल लीजिए, 10 नंबर दीजिए, यूजर से बोलिए कितने बार हमको प्रिंट करना है, और यूजर से ये भी पूछिए कि आप कौन सा कैरेक्टर हमें प्रिंट कराने के लिए बोल रहे हैं। एंटर कैरेक्टर में ch डालेंगे, 1 से लेकर n तक जाएंगे, इस फंक्शन को कॉल करा लेंगे, जितने बार ये फंक्शन कॉल कराएंगे उतने बार ये कैरेक्टर प्रिंट होगा। अब गेट ch करके बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये फंक्शन क्या कर रहा है, कैरेक्टर ले रहा है जो हमने यहाँ से भेजा और उसको प्रिंट कर दे रहा है, तो ये कैरेक्टर केवल एक बार प्रिंट कर रहा है, लेकिन जितने बार ये फंक्शन चलेगा उतने बार वो प्रिंट होता रहेगा। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स 2 आर्गुमेंट्स, ये फंक्शन लीजिए जो दो इंटीजर आर्गुमेंट लेगा, रिटर्न करेगा रेफरेंस और नंबर का, जो इन दोनों में से दो आर्गुमेंट लेगा और रिटर्न करेगा रेफरेंस ऑफ द ऑड नंबर्स आउट ऑफ द टू। रेफरेंस रिटर्न करना है, if both the arguments are odd, दोनों ही अगर आर्गुमेंट ऑड है, then the reference of the smaller one is returned। अगर दोनों ही नंबर ऑड है तो रेफरेंस जो छोटा वाला है उसका रिटर्न करना है। तो ऑड और इवन कैसे चेक करेंगे, मॉड्यूलो निकाल लीजिए, सीधा मॉड्यूलो निकालना है और मॉड्यूलो निकाल के चेक कर लेंगे। किसी भी नंबर का मॉड्यूलो यानी कि रिमाइंडर निकालते हैं, रिमाइंडर 0 आए 2 से डिवाइड करके, तो हम बोलेंगे ये इवन है। अगर मॉड्यूलो निकालने के बाद यानी कि रिमाइंडर निकालने के बाद 2 से अगर मान लीजिए 0 नहीं आता है तो हम बोलेंगे ये इवन नहीं ऑड है। तो मेन शुरू करते हैं, ए बी आर एस लीजिए, हमने यूजर से बोलते हैं ए और बी डालिए, दो नंबर डालिए, ए और बी में सी इन करा लेते हैं उसको, फिर ये सेट ऑड फंक्शन है यहाँ पर, उसमें ए और बी हम पास कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा ये रेफरेंस उन्होंने कहा है रिटर्न अ रेफरेंस, तो ये रेफरेंस पास करेगा ए और बी का, तो ये लेंगे भी हम, इसको देंगे भी रेफरेंस से, यानी ए और बी है तो यहाँ पर एम्परसेंट है, एम्परसेंट बी। ये ए और बी और ये ए और बी अलग अलग है, नाम आप एक ही रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जैसे इसको ए बी लिया है तो इसका नाम अलग दीजिए, क्योंकि ये फंक्शन है, ए और बी से मैच हो सकता है कभी कभी, तो आप इसका नाम अलग ही रखिएगा, इसको एक्स वाई कर सकते थे। अब पहला चेकिंग है कि अगर a मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल टू 0 और b मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल टू 0, अगर दोनों ही ऑड है, यदि a b से बड़ा है तो हम a रिटर्न कर देंगे, नहीं तो b रिटर्न कर देंगे। यदि ये चेक करने के बाद एल्स इफ अगर a मॉड्यूलो 2 पहला वाला मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है, यानी कि अब ये ऑड है, तो आप a रिटर्न करेंगे, नहीं तो b रिटर्न कर देंगे। जो इन्होंने कहा ना कि दो आर्गुमेंट डालिए और रेफरेंस इसका रिटर्न करिए, ऑड नंबर कौन सा है, अगर दोनों ही ऑड है तो किसका करेंगे, रेफरेंस ऑफ द ऑड नंबर आउट ऑफ द बोथ, तो दोनों ही हमने चेक कराए, अगर दोनों ही ऑड है, दोनों ही ऑड अगर निकल गए तो हम किसका करेंगे, जो छोटा है, और छोटा कैसे चेक करेंगे, इससे छोटे का रेफरेंस भेज देंगे, अगर ए छोटा है तो ए का रेफरेंस, बी छोटा तो बी का रेफरेंस। और यहां तक तो ठीक है, अगर आपने इसका मतलब अगर ए मॉड्यूलर ये करने के बाद आपको अगर दोनों ही ऑड नहीं मिले, इसका मतलब कोई ना कोई उसमें से ऑड नहीं है या इवन है। तो ये कंडीशन फेल होने के बाद कि दोनों ही ऑड नहीं है, आपको समझ में आ गया कि दोनों ही आपके ऑड नहीं है, तो इनमें से ए मॉड्यूलो 2 चेक करा लीजिए, अगर ए मॉड्यूलो 2 कराए ये ऑड नहीं है तो ए रेफरेंस रिटर्न करा दीजिए, नहीं तो बड़ी बात है कि बी आपका इवन होगा, वो हम रिटर्न करा देंगे। What all kinds of scope is supported in C++? C++ में कौन कौन से स्कोप सपोर्ट होते हैं, तो इसमें 4 टाइप के स्कोप है C++ में। एक तो लोकल स्कोप है, फंक्शन स्कोप है, फाइल स्कोप है, क्लास स्कोप है। तो लोकल स्कोप ये एक फंक्शन तक है, जहां पर जिस फंक्शन में आपने वेरिएबल बनाया या जिस ब्लॉक ऑफ कोड में आपने बनाया ये वेरिएबल या जो भी आपने इनिशिएट किया वो लोकल रहेगा। फंक्शन स्कोप का मतलब ये है कि जो वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने आउटर मोस्ट ब्लॉक, तो उस फंक्शन के आउटर मोस्ट ब्लॉक में उसका पूरा फंक्शन स्कोप होता है, यानी कि आपने एक फंक्शन लिखा और अंदर कुछ भी करते रहे, यहां पर आपने डिफाइन कर दिया, मतलब डिक्लेयर कर दिया, तो वो सारे के सारे के लिए फंक्शन स्कोप हो जाएगा। फाइल स्कोप ये नेम डिक्लेयर आपने किया सारे ब्लॉक के बाहर और फंक्शंस के बाहर, उसका पूरे फाइल के लिए, एक फंक्शन नहीं, जितने भी फंक्शंस होंगे उस फाइल में उन सब के लिए स्कोप हो जाएगा। क्लास स्कोप का मतलब होता है कि
जो नाम है मेंबर का उसका क्लास स्कोप है, वो केवल क्लास के, जैसे हमने क्लास बनाई क्लास एक्स, वो ये जो डेटा मेंबर है ना वो इसी क्लास के लिए होगा। डिस्कस द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ टाइम एंड स्कोप। ग्लोबल लोकल में लाइफ टाइम और स्कोप के बारे में बताना है। तो डिफरेंस पहले समझ लेते हैं, पहले सिमिलरिटी समझते हैं। लाइफ टाइम और स्कोप के हिसाब से कोई सिमिलरिटी नहीं है, आप डिफरेंस समझते हैं, इससे आपको सिमिलरिटी समझ आएगी कि कोई सिमिलरिटी क्यों नहीं। डिफरेंस ये है कि जो लाइफ टाइम होती है ग्लोबल वेरिएबल की, जब तक प्रोग्राम रन करेगा तब तक है। जो लाइफ टाइम है लोकल वेरिएबल की, वो केवल फंक्शन स्कोप तक होगी, क्योंकि वो लोकल है, फंक्शन के अंदर तक। तो जब फंक्शन चल रहा है तब तक ही होगी। ओके, जब आपका ब्लॉक स्कोप अगर है तो ब्लॉक रन तक होगी। मतलब ब्लॉक ये होता है, और एक फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा ब्लॉक हो सकते हैं। तो एक ब्लॉक स्कोप हो सकता है या फंक्शन स्कोप हो सकता है। और जो स्कोप है ग्लोबल वेरिएबल का, वो पूरे प्रोग्राम फाइल के लिए होता है, जबकि स्कोप लोकल वेरिएबल का वो केवल उस फंक्शन के लिए होता है जिस फंक्शन में आपने उसको डिक्लेयर किया है। राइट अ फंक्शन हैविंग दिस प्रोटोटाइप, उसका एक फंक्शन का प्रोटोटाइप इन्होंने दिया हुआ है। इंट रिप्लेस कैरेक्टर स्ट्रिंग, अब ये स्टार है, मतलब यहाँ पर पॉइंटर की बात हो रही है। कैरेक्टर ch1 ch2, have the function replace every occurrence of ch1 in the string with ch2। जहां भी इस स्ट्रिंग में ch1 आने वाला है उसको हम ch2 से रिप्लेस कर दें। एंड have the function return the number of replacement it makes। कितने रिप्लेसमेंट हुए तो एक काउंटर चला देंगे, काउंटर ऐड करता रहेगा, जितने बार रिप्लेसमेंट होगा वो काउंटर हम रिटर्न करा देंगे। तो उसके लिए हमारे पास पहले क्या है कि हम एक मेल ले लें। मेल में हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप एक कैरेक्टर स्ट्रिंग लीजिए str नाम की या str1 नाम की। उसके बाद कैरेक्टर ch1 और ch2 लीजिए, क्योंकि हम एक को दूसरे से रिप्लेस करने वाले हैं। एंटर स्ट्रिंग करवाइए यूजर से, आप str1 से या फिर आप गेटस से कर सकते हैं इसको। उसके बाद एंटर कैरेक्टर डायरेक्ट ch1 से कर लीजिए, और कैरेक्टर न्यू कैरेक्टर आप ch2 से कर लीजिए। फिर इस रिप्लेस फंक्शन को बना के, अभी हम बना रहे हैं इसको, आप पहले str1 पास कर दीजिए, फिर ch1 फिर ch2, और जो भी रिजल्ट आएगा वो res में करके हम यहाँ पर दिखा देंगे कितने रिप्लेस हुए। तो हम इसमें जो काउंटर होगा वो रिटर्न कराएंगे। तो हुआ क्या इसमें कि ये कैरेक्टर स्ट्रिंग ch1 ch2, क्योंकि हमने पास क्या किया, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पास किया है सीधा str1। हम जानते हैं str1 भी एक कैरेक्टर एरे है, तो इट इज एन एरे। दिस स्ट्रिंग इज नथिंग बट एन एरे, सो यू आर सेंडिंग इट जस्ट लाइक एन एरे। और यहाँ पर हमने पॉइंटर में ले लिया, और इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको str को डील करेंगे। तो एक पहले तो हम स्ट्रिंग की लेंथ निकालेंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। इसके लिए आपको string.h फंक्शन इंक्लूड करना पड़ेगा। इस L में स्ट्रिंग लेंथ लेते हैं, इसलिए L को यहाँ पर इंटीजर हमने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है। अब काउंटर हमें चाहिए जो हम रिटर्न कराने वाले, देखिए रिटर्न हमने काउंटर कराया, तो हम C को 0 ले लेंगे। हमेशा जब भी काउंटर वगैरह होता है, सम होता है, ये सब हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि ये आगे बढ़ेगा। अब हम 0 से लेकर L तक जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है, हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग I में चेक कराएंगे कि हर एक कैरेक्टर, ये CH, ये कैरेक्टर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये कैरेक्टर मैच हो रहा है तो उस पोजीशन पे हम ch2 डाल देंगे, बस इतना करना है। और जब भी ये होगा तो C++, जब भी ये लूप चलेगा, जब भी लूप के इसके अंदर घुसेंगे, इसका मतलब ये रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो इस C++ को बढ़ा देंगे, और C++ बढ़ता रहेगा, यानी कि ये आपका काउंटर बढ़ता रहेगा। और जब ये काम हो जाएगा तो बाहर आ जाएंगे और C को रिटर्न करा देंगे, जो कि हम यहाँ पर रिजल्ट में लेने के बाद इसको शो करा रहे हैं। अगला है complete the following function power by filling up the correct symbols expression variable at places indicated by dash। The function power is declared as follows: long power int x int n। ये जो आपका पावर फंक्शन है int x n, यानी कुछ आपको x to the power n टाइप करना है इसमें। तो पावर फंक्शन कैसे काम कर रहा है इन्होंने बताया हुआ है। एक तो पावर 0 n, 0 की पावर n, ये कह रहे हैं कि 0 होगी। किसी की भी पावर x to the power n, तो x की पावर n तो x की पावर n ही होगी। जहां पर x बड़ा होगा, ये x 0 नहीं होगा अगर if x is greater, क्योंकि x तो 0 वाला चेक हो ही गया। आप x और n x to the power n करेंगे, अगर x ये है और n 0 है, तो किसी की भी पावर 0 जो होती है, किसी भी वैल्यू की पावर 0 आपकी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो इस पावर फंक्शन को हमको कंप्लीट करना है। तो लॉन्ग पावर int x int n,
हमने रिजल्ट 1 लिखा, इफ x इज इक्वल टू दिस, ये क्या होगा, इफ x इज इक्वल टू दिस, RES इक्वल टू 0, इफ x दिस, मतलब यहां पर हम चेकिंग कराएंगे, ये ना, यहां पर अगर हम, ये चेकिंग हो रही है 0 के लिए, यानी कि x क्या है 0, और ये दूसरा पार्ट क्या है n इज, n कैन बी एनी नंबर, तो इफ x इज इक्वल टू 0, ऐसे करके कुछ 0 कराएंगे इसमें। और दूसरा ये है कि इफ n, यहां वाले में, इफ n इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज इक्वल टू 0, जो जो इन्होंने दिया वैसे कर लेते हैं एंड, और यहां पर इफ x, इफ n, ये वाले में इफ n इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा नॉर्मल चलेगा, क्योंकि n 0 से बड़ा होगा तभी तो हम लूप चला पाएंगे, और लूप चला पाएंगे तो क्या करेंगे, रिजल्ट देखिए, RES इज इक्वल टू, RES इनटू इज इक्वल टू x, मतलब होता है RES इज इक्वल टू RES इनटू x। मैंने आपको बताया था जब भी मल्टीप्लिकेशन के लिए रिजल्ट या सम वगैरह लेते हैं, सम के लिए 0 करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के लिए हमेशा 1 लेते हैं, इसलिए हमने RES 1 रखा हुआ है। तो हर बार पहले ये x आए, पहले क्योंकि RES 1 है अभी, पहले x आएगा, अगली बार जब ये जाएंगे तो RES में x आ चुका तो x इंटू x आएगा, फिर अगली बार x इंटू x, ये कितने बार चलेगा, n बार, और यही x की पावर n होता है, ठीक है। और अगर j इक्वल टू 0 है, अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती, हम देखते हैं क्या कंडीशन है, मैं इसको बताता हूं आपको, j इक्वल टू 0, j, आप j इक्वल टू 0, j कहां तक जाएंगे, n तक, और i माइनस माइनस, ठीक, ये शायद इसमें भी इसी तरीके से RES इंटू इज इक्वल टू x करेंगे, और RES को 1 बाय RES करेंगे, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि नंबर जैसे x की पावर n किया, अब n अगर बड़ा है, ग्रेटर देन 0 तो ये आएगा, लेकिन लेस देन 0 होगा तो क्या आएगा, तब भी तो कुछ देखना पड़ेगा आपको। तो इसका उत्तर ये है कि आप लॉन्ग RES इक्वल टू 1 करिए, पहली कंडीशन है, अगर x इक्वल टू 0 है तो RES 0 है, फिर उसके बाद n इक्वल टू 0 है तो RES 1 है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था n ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 0, जो उन्होंने लिखा है वैसे कर दीजिए, i इक्वल टू 0, i लेस देन i प्लस प्लस, RES इनटू इज इक्वल टू x, यहाँ पर आप करेंगे, बाकी ये सब चीजें होगी जो जो उन्होंने फिंगर बैंक्स किए थे, बाकी j इक्वल टू 0, j ग्रेटर देन माइनस है, j माइनस माइनस, इसको आप RES इनटू RES इज इक्वल टू RES इनटू x करेंगे, बाकी RES को रिजल्ट को 1 बाय RES करके वापस भेज देंगे, ये आपका RES रिजल्ट आ जाएगा। Write a C++ function to sum n natural numbers starting from a given number, किसी नंबर से शुरू करेंगे और n नेचुरल नंबर हम ऐड करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक सम लेना पड़ेगा, सम को इक्वल टू 0 देना पड़ेगा, और सम प्लस इज इक्वल टू समथिंग करेंगे, ये बिल्कुल आप दिमाग में डाल लीजिए कि ये चीज होनी होगी। आप क्या करेंगे, मेल लीजिए, यूजर से मांगेंगे एंटर द नंबर, ये n आ गया, और उसमें सम को n में भेज दीजिए, जब सम में n आएगा s इक्वल टू 0 लीजिए, i इक्वल टू 0 से लेकर n तक, सम इज इक्वल टू सम प्लस i, यानी कि हर बार पहले 0 से शुरू होगा, फिर 0 प्लस 1 होगा, फिर 0 प्लस 1 प्लस 2 होगा, ऐसे करके सम आ जाएगा, रिजल्ट रिटर्न एस करा दीजिए, और यहीं पे वो प्रिंट भी हो जाएगा। राइट अ C++ फंक्शन टू फाइंड लीस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू इंटीजर्स, लीस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब CD ये निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं, अगर आपको लीस्ट कॉमन डिवाइजर आता है, एक ऐसा कोई नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो एक साथ, उसे लीस्ट कॉमन डिवाइडर कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, मॉड्यूलो का इस्तेमाल करेंगे, जब डिवाइड होता है, इसका मतलब ये है कि हम मॉड्यूलो का रिमाइंडर हम चाहते हैं कि निकालें और उसको 0 देखें, है कि नहीं। तो ए और बी लीजिए, एंटर ए कराइए, एंटर बी कराइए, लीस्ट डिव, ये आपने फंक्शन बनाया, उसके अंदर ए और बी पास कर, और ए और बी पास करें, अब इसका एलसीडी निकालना है, i इक्वल टू 2, k इक्वल टू -1, i इक्वल टू 2, k इक्वल टू -1, जब तक k इक्वल टू -1 है और i लेस देन a प्लस b है, ये कंडीशन है, ये थोड़ा सा आपको अगर एलसीडी का आइडिया हो तो ये कंडीशन होती है कि अगर k ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो और साथ में -1 से बड़ा, -1 क्यों लिया इसको, इसका कुछ आइडिया, -1 से ऊपर इसलिए लिया क्योंकि -1 के बाद 0 आता है, तो हम 0 से शुरू करना चाहते हैं इसको, तो k इक्वल टू -1 एंड जब तक k -1 है और आपका ये i लेस देन a प्लस बी, अब i हमने ले लिया, जो a प्लस बी दोनों नंबर को हमने जोड़ा, और अब हम चाहते हैं कि दोनों नंबर को जोड़ने के बाद हम देखें कि अलग अलग, इफ a मॉड्यूलो i, a का अलग से मॉड्यूलो i
और ये 0 है और b का अलग से मॉड्यूल आएगा। तो ऐसा कोई i नंबर जो हम i प्लस प्लस बनाएंगे जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा एक साथ, जैसे वो डिवाइड कर रहा होगा हम i को k बनाते हैं। अभी k क्या है, हमने -1 क्यों लिया, क्योंकि हम ऐसा नंबर लेना चाहते हैं जो हमारे इसमें नहीं आ रहा है। हम वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो हम i प्लस प्लस करेंगे। अगर बाई चांस ये नहीं होता है इसका मतलब k -1 ही रह जाएगा। अगर k -1 रहेगा तो इसका मतलब नो कॉमन डिवाइजर। अगर ये किसी तरीके से आपने यहाँ चेंज कर दिया, ये आई कर दिया, तो आपका लीस्ट कॉमन डिवाइजर आ जाएगा। आपको करना क्या है, बस लीस्ट कॉमन डिवाइजर में ये सब इसलिए है कि हम कंडीशन मीट करा सके। इसका इससे कोई तात्पर्य मतलब लेना देना नहीं। लेना देना ये है कि आप दो नंबर लीजिए, ये और ये, उन दोनों का अलग अलग जो भी लूप चलाते रहिए और डिवाइड करते रहिए। तो जो दोनों से डिवाइड हो जाए एक बार में वो आपका हो जाएगा। बस इतना समझिए। और आई को हम कहाँ तक बढ़ाएंगे, ए प्लस बी तक। बस ये आई को उस नंबर तक बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं ना कहाँ तक आगे बढ़ना है, कहाँ तक इसको लेके जाना है। तो इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो आई की टर्मिनेशन कंडीशन के लिए हमने दो नंबर को ऐड करके आई की टर्मिनेशन कंडीशन दी। और फिर अगर -1 दिया, -1 अगर चेंज हो जाता है इसका मतलब काम हो गया। -1 चेंज नहीं होता तो हम कहेंगे नहीं, नो कॉमन डिवाइजर। Write a C++ function that compares two strings and returns 0 if the two strings are equal and -1 if the strings are unequal। तो दो स्ट्रिंग को तो हम सीधा strcmp स्ट्रिंग कंपेयर से करा सकते हैं। तो ये इसमें आप स्ट्रिंग str1 20, str2 20, 20 की जगह आप 2000 में ले सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप जो चाहें ले सकते हैं। str1 str2 लीजिए, आप res में रिजल्ट एक लीजिए। पहला स्ट्रिंग यूजर से बोलिए कि एंटर करिए, फिर आप यूजर से बोलिए कि सेकंड स्ट्रिंग में एंटर करिए, वो str2 में ले लीजिए और कंपेयर फंक्शन में str1 str2 भेज दीजिए। अब यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से हम बताएंगे इक्वल स्ट्रिंग है या नॉट इक्वल है। तो कंपेयर में हम एक स्ट्रिंग भेज रहे हैं, यहाँ स्ट्रिंग भेज रहे हैं, हमने कैट str कर दिया। इसको आप कैट स्टार भी कर सकते थे str1, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर str1 और str2 आपने भेज दिया, क्योंकि ये बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर एरे होता है ना। तो उसको स्टार में भी ले सकते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं। फिर इफ एक सीधा फंक्शन लगाना है, इसके लिए आपको अपने मेन के ऊपर स्ट्रिंग डॉट एच लगानी पड़ेगी, स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन। स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन क्या करता है, दोनों को चेक करता है दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल है, इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल है मतलब दोनों का जो एसकी वैल्यू का डिफरेंस होगा हर एक कैरेक्टर का वो 0 है, रिटर्न 0। और रिटर्न 0 पे हमने क्या किया, इक्वल स्ट्रिंग, बिल्कुल सही है। अगर -1 आया इसका मतलब ये नहीं आएगा, हम नॉट इक्वल बता देंगे। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये टॉपिक था, क्योंकि फंक्शन सी और C++ की जान है और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जान है, और उसके बगैर आप अपना काम करें बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा, इसके क्वेश्चन आंसर देखे, और अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, उसके द्वारा डिस्कशन किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सभी की। मेरी लगन को कहाँ तूने जाना, Okay.